नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लिखित परिवार के YouTube मंच पर डॉक्टर ज़ेबा रशीद प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, संस्मरण एवं व्यंग्य लेख की अनेकों रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं का निरंतर प्रकाशन होता रहता है। आकाशवाणी से भी उनकी कहानियों का निरंतर प्रकाशन होता है। बहुत से प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर ज़ेबा रशीद की यह कहानी, जिसका शीर्षक है खारी झील, आज प्रस्तुत कर रही हूँ। घोर अंधेरी रात। वह प्लेटफॉर्म पर उतरा। अंधकार में खड़े गांव के वृक्ष व मकान देख मन ही मन प्रसन्न होता घर की ओर बढ़ चला। आंधी भरी हवा जैसे उससे खेलने लगी। कभी कभी चुप्पी साध कर वृक्षों के पीछे छिप जाती, तो कभी दुगुने वेग से नाचती, झूमती दौड़ पड़ती। शरारत से उसके मुंह पर मिट्टी के कण फेंक जाती। घर पहुंचने पर पत्नी व बेटे से मिलने की कल्पना का सुखद अनुभव हो रहा था। माता पिता की पसंद उसे पसंद न आई। सांवला चेहरा, छोटा कद, दुबली पतली, उसके दृढ़ता से सटे छोटे छोटे होंठ। घर में पुत्र होने की खुशी भी उसे बांध न पाई। वह कमाई का बहाना बना महानगर चला गया। वहां से खाड़ी देश जा पहुंचा। एक दुकान में नौकरी करने लगा। दुकान में आने जाने वाले पुरुष ग्राहकों को वह शीघ्र निपटा देता, जबकि औरतों से वह घंटों बातें करता। उनमें अधिकतर महिलाएं घरेलू कामकाज करने वाली नौकरानियां आती थीं। उसकी दुकान पर मालिक की हिंदुस्तानी बीवी से दोस्ती हो गई। 24 वर्ष की तीखे नैन, नक्श वाली नूरी गजब की कशिश रखती थी। माँ बाप ने उसकी शादी एक बूढ़े अरेबियन से 50,000 रुपये लेकर कर दी थी। खाड़ी देश में आने के बाद उसे पता चला कि उसका पति एक दुकान का मालिक है। पहले भी 2 शादियां कर रखी हैं। उसे घर में नौकरानी की जरूरत थी, जो बुढ़ापे में उसे बीवी बनाकर ले आया। एशियाई औरतों को यहाँ का मर्द केवल रोटी कपड़े से बांध कर रखता है। अनगिनत लड़कियां माँ बाप के लालच से दुल्हन बनाकर लाई जाती हैं। कई हालात से समझौता कर लेती हैं, कुछ छुप कर कुछ अन्य इंतजाम कर लेती हैं। तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो? मेरी दोस्ती की एक शर्त है, तुम्हें कभी वापस अपने देश नहीं जाने दूंगी। जाना ही कौन चाहता है? मैं तुम्हारे घर सूचना भेज देती हूँ कि तुम खुदा को प्यारे हो गए, नूरी ने हंसते हुए कहा। खुशी से दिन गुजरने लगे। समय गुजरता गया। अनीक ने देखा नूरी स्वतंत्र विचारों वाली औरत है। वह एक से बंधकर नहीं रहना चाहती। हर समय उस पर हावी रहती है। उसे अपना घर, अपनी पत्नी याद आने लगी। आखिर 8 वर्षों बाद वह नूरी से छुपकर भारत आने में कामयाब हो ही गया। उसे घर आना एक सपना सा लग रहा था। देर रात घर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दरवाजा थपथपाया। तुम? सुरैया दरवाजा खोलते ही चीख पड़ी। हाँ मैं। अरे तुम तो डर गई। वह जोर से हंस पड़ा। तुम तो शब्द गले में फंस गए। वह कांप रही थी। अरे मैं जिंदा हूं। वो खबर झूठी थी। यूं ही खुशी से चहकते हुए सुरैया के शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। उसका गला रुंध गया। झीनी रोशनी के प्रकाश में वह उसे सुंदर लगी। सुरैया का शरीर उसकी बाहों में कांप रहा था। उसका कोमल, उष्ण, कांपता शरीर अनीक की बाहों में सिमटा हुआ था। प्रेम की तरलता में एक साथ सुरैया ने खुद को छुड़ाना चाहा। उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया।
अपना घर, अपनी पत्नी, अपना मुंह पत्नी के कोमल कंठ से लगा लिया। आंसुओं की बूंदों से उसके गाल गीले होने लगे। कौन है सुरैया? अचानक भीतर से आते एक पुरुष पर अनेक की नजर ठहर गई। उसने पत्नी को जोर से धक्का दिया और क्रोध से पूछा, कौन है यह आधी रात को घर में? सुरैया हक्की बक्की कांप रही थी। दुबला पतला सफेद पायजामा कुर्ता पहने युवक आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। उसने बरामदे की बिजली जला दी। अनीक गुस्से से बदहवास हो नौजवान की तरफ झपटा। नहीं! सुरैया जोर से चीख पड़ी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। कौन है यह? वह निश्चल खड़ा निर्भयता से अनीक को देख रहा था। शोर सुनकर कुछ पड़ोसी आ गए। सभी को आश्चर्य हो रहा था, यह अचानक कैसे आ गया? यह 8 वर्ष कहाँ था? इसकी तो मृत्यु की सूचना आ गई थी। इस बीच कितना कुछ घट गया। इकलौते बेटे के गम में माता पिता चल बसे। कुछ पड़ोसियों ने बताया, कुछ उसने समझा। उसे कुछ न सूझ रहा था। वह मूर्छित सा पलंग पर बैठ गया। समीर सब समझ चुका था। उनको अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सोफे पर लेट गया। सुरैया घुटनों के ऊपर सिर टिकाए सिसक रही थी। सुबह होने तक अनीक का मन और मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ गया। वह चुपचाप आंगन में बैठा था। वह खुद को बेटे व पत्नी के प्रति अपराधी समझ रहा था। उसके दिल में उस समय समीर व सुरैया के प्रति जरा भी द्वेष भावना नहीं थी। सुरैया, कुछ खाने को दो, भूख लगी है। वह चाय नाश्ता बना लाई। अनीक ने बड़े अधिकार से समीर को नाश्ता करने बुलाया। टेबल पर नाश्ता रखकर वह नीची नजर किए खड़ी थी। रो रो कर सूज आई आंखें लाल हो रही थी। चेहरा पीला पड़ रहा था। बैठो, तुम भी चाय लो। देखने में ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक है, पर तीनों के दिमाग में संघर्ष हो रहा था। समीर, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। इस औरत का भी कोई कसूर नहीं। होना था जो हो गया। अब तुम अपना इंतजाम कहीं और जगह कर लो, अनीक ने अचानक कहा। सुरैया का चेहरा फक्क हो गया, मानो उसमें खून की एक बूंद भी न बची हो। यह मेरा व तुम्हारा मामला नहीं है। सुरैया की इच्छा भी जान लो, वह क्या चाहती है। समीर ने बड़े सधे हुए स्वर में कहते हुए सुरैया का हाथ पकड़ना चाहा। वह घबराकर पीछे हट गई। नहीं, फैसला मैं करूंगा। मैं इसका पति हूं, इसलिए यह मेरे साथ रहेगी। मेरा बच्चा मैं रखूंगा। तुम्हारा बेटा तुम ले जा सकते हो, चाहो तो इसे दे सकते हो। अनीक ने अपना निर्णय सुना दिया। सुरैया ने चौंक कर एक लम्हा उसे देखा। उसे अनीक के लहजे में विस्मय हुआ। उसके चेहरे पर अपमान की श्यामलता छा गई। यह सत्य है, अनीक उसका पहला पति है, उसका पहला प्यार है। वह उसके प्रति अपराध बोध से घिरी थी। अपने फर्ज के आगे वह खुद को निर्बल अनुभव कर रही थी। वह निष्प्राण सी निश्चल बैठी रही। उसकी चुप्पी मजबूरी देखकर समीर जाने की तैयारी करने लगा। सुरैया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका शरीर सिहर उठा। वह उसे जाता नहीं देख सकती। दोनों बच्चों को सीने से लगाए जड़वत बैठी रही। बहुत मजबूरी में इसने समीर को रखा होगा। अनीक अपने दिल को तसल्ली दे रहा था, जिसे कभी नहीं स्वीकारा। मजबूरी से 2 साल साथ रहा था। वह आज कितनी अपनी लग रही है। उसे उदास देखकर मन उमड़ आया। पास जाकर उसे तसल्ली देने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुरैया ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और सिसकने लगी। इतने वर्षों बाद पति का प्यार भरा स्पर्श। मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। मैं अकेली क्या करती, सूचना भी तो ऐसी आ गई थी। वह धीरे धीरे
बुदबुदा रही थी। सुरैया की आंखों से लग रहा था कि वह आंतरिक पीड़ा से त्रस्त है। मन भीतर ही भीतर फटा जा रहा था। अपने लिए, बच्चों के लिए, पहले पति के प्रति, समीर के लिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह समझाने लगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। सुरैया को रोते देख उसने सोचा, समीर के चले जाने से रो रही है। उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसके दिल में बार बार खटक रहा था कि गलती तो मैंने की। वह सब एक मजाक समझकर नतीजा कितना बुरा निकला। कई दिन बीत गए। वह कठिनाइयों और उलझनों में फंसकर रह गई थी। अनेक सुरैया व समीर के बीच संबंधों के बारे में सोचकर शांति नहीं रख पाता। कोई तू मैं नहीं, पर खुशियां, उमंग भी नहीं। घर में एक तनाव भरी चुप्पी छाई रहती थी। वह उद्विग्न हो उठता। वह उससे ठीक ढंग से बात न करता। वह कुछ पूछना, कुछ बोलना चाहती तो वह चिढ़ जाता। किसी न किसी बात को लेकर ताने देने लगता। क्या यही न्याय है? अनेक को सुरैया की आंखें सवाल करती लगती। तन्हाई में उसे नूरी की याद आती। वह वहां की याद में छटपटाने लगता। वहां की फैली लंबी लंबी सड़कें, बाजार, मन उड़कर वापस जाने को करता। कोई सुख नहीं। क्या इसलिए ही मैं घर वापस आया था? सुरैया को गहरी पीड़ा थी कि निर्बल, अयोग्य और असमर्थ पत्नी सिद्ध कर पति उसे छोड़ गया था। मृत्यु का पत्र आने के बाद उसने परेशानियां उठाई। इच्छाएं, आशाएं, भविष्य सब समाप्त हो गया। उसने नौकरी कर ली। साथ काम करने वाले समीर से परिचय हुआ। उसे घर की परेशानी में देखकर एक कमरा किराए पर दे दिया। वह हाथ से खाना पकाता। सुरैया का नारी हृदय उसके प्रति संवेदना से पसीज गया। वह उसका भी खाना बनाने लगी। दोनों साथ काम पर जाते। सांझ के समय साथ आते। सुरैया खाना बनाती, समीर मोनू से खेलता। साथ खाना खा अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते। पड़ोसी व साथ काम करने वाले बातें बनाते। इस विधवा के लिए जहरीले धुएं जैसी बातें क्यों कर रहे हो? वैसे भी मुसीबत में दिन काट रही है। यह तो एक दिन समीर से रहा नहीं गया। वह बातें बनाने वालों का सामना कर बैठा। तुम अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? उसके बड़े हमदर्द बनते फिरते हो। पड़ोसियों की बातें उसे तीर की तरह लगी। बातें और ताने उसे चैन न लेने दे रहे थे। उसकी आत्मा कचोट रही थी कि सुरैया की बदनामी मेरी वजह से हो रही है। इसको बचाना मेरा फर्ज है। आज तरह तरह की कहानियों का अंत होना ही चाहिए। वह आपे से बाहर हो गया, झटके से उठा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। समीर के चेहरे पर न क्रोध था न घबराहट। एक अजीब तरह का भाव था। सबके सामने समीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज से हम पति पत्नी हैं। वह हक्की बक्की रह गई। उसके होंठ कांपे, शब्द अंदर ही घुटकर रह गए। सुरैया बैठी शून्य में देखती रही। मन बोल उठा, क्या लिख पढ़ रही हो आकाश में? नई जिंदगी के दस्तावेज अपना लो। नई जिंदगी, सुख के दिन जिंदगी संवरने लगी। एक और पुत्र पाकर वह निहाल हो गई। समीर की निकटता और प्यार सुरैया के लिए कितने संतोष की बात थी। सुख के दिनों की उम्र छोटी निकली। अचानक अनेक आ गया। सब कुछ बदल गया। दोनों की चुप्पी इसलिए भी थी कि दिनों दिन बलवती होती ईर्ष्या के कारण अनेक सुरैया की हर बात का उल्टा अर्थ लगाता था। सामने खिड़की से अनेक को
स्कूल से लौटती सुरैया नजर आई। चिंता में डूबी चली आ रही थी। उलझनों ने उसके चेहरे और मन को झुलसा दिया। वह पत्थर की तराशी हुई मूर्ति लग रही थी। उसका मुरझाया चेहरा और चुप्पी देखकर अनेक को क्रोध आ गया। पति जिंदा लौट आया है और यह मुर्दा बनी घूम रही है, जबकि मैंने इसे कह दिया जो हुआ सो हुआ, तुम्हारा अपराध मैंने माफ कर दिया। वह सोचता उसे अपना कसूर मानना चाहिए कि वह पर पुरुष के साथ रहती रही। फलस्वरूप उसके व्यवहार में अधिकाधिक निष्ठुरता आ गई। अंतरात्मा की पीड़ा समेटे वह खिड़की के पास जा खड़ी हुई। अनीक का व्यवहार देख सुरैया के दिल में छाले पड़ रहे थे और दिल में समीर के लिए छिपी चाह की टीस उभर आती। जिस वस्तु पर नजर पड़ती समीर की याद ज्यादा हो जाती। निरंतर सुलगती याद ज्वाला की तरह भभक उठती। प्रकाश खिड़की की राह आकर दीवार पर चित्रकारी कर रहा था। थकावट, उत्तेजना और क्रोध के कारण उसका सिर चकरा रहा था। सुरैया समीर की कमीज हाथ में ले उसे गाल से लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। उसने धीरे से नाम पुकारा, समीर समीर। उसे संतोष मिल रहा था। समीर समीर। वह बेचैन हो उठी। यह नाम पुकारे उसे कितने दिन हो गए। आंखें बंद किए बैठी रही। रात की निस्तब्धता, आंखों से मोती टपकने लगे। अंधेरे में क्या हो रहा है? अंदर आते हुए अनीक ने पूछा। कुछ नहीं, यूं ही, घबरा कर उसने जवाब दिया। उसकी गीली पलकें, सहमी हुई आंखें देख अनीक की आंखों में एक दम घृणा भड़क उठी। उसका कंधा पकड़कर झटके से सुरैया का मुंह अपनी ओर करते हुए बोला, अपने यार का गम मना रही है। उसके असंयमित उद्वेग से वह सिहर उठी, पर चुपचाप बर्दाश्त भी कर लेती। खिन्नता और क्रोध का बोझ अनीक को दबाए हुए था। खुद से गलती हुई इसका उसे एहसास भी था, फिर भी दोष सुरैया पर देना चाहता था। वह यह भी सोचता कि सुरैया का कोई दोष नहीं है, फिर भी जलन। इसके एक इशारे पर मैंने समीर को हृदय और जिंदगी से दूर कर दिया, फिर भी यह मुझे निरादर की दृष्टि से देखता है। मैं कैसे कहूं कि तुम्हारे इस व्यवहार से मुझ पर क्या गुजरती है। वह आंखें बंद किए पलंग पर लेटी रही। स्वप्निल अवस्था में उसे मौसी का चेहरा याद आया। यह खारा पानी है, गरम गरम, इसमें तुम डूब नहीं सकती। कोई नहीं डूब सकता। खुद को आंसुओं में मत डुबाओ। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ मौसी। उसकी आंखों के आगे नीले नीले मोती चमकने लगे। मैंने अपने पति के हाथों इससे अधिक सहा है, लेकिन मुंह पर ताला पड़ा रहा। कभी किसी से शिकवा शिकायत न की। मौसी ने अपनी सारी उम्र शराबी पति के साथ गुजारी थी। उसे कभी ख्याल ही नहीं आया कि वह उसे छोड़कर अलग हो जाए। मौसी को सुरैया का पति को छोड़कर अलग होने की बात बड़ी बदनामी लगी। अब जमाना और है, अब वैसी बात नहीं चल सकती। मैं अपने मन की मालिक हूँ। या तो वह मेरे साथ भले आदमी की तरह रहे, नहीं तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मौसी ने भी कुछ सोचा। सोचते सोचते उन्हें अपने पति पर क्रोध आने लगा। उसे भी लगा यह ठीक ही तो कह रही है, क्यों सही है इतना। मैं जो न कर सकी उसे इसे करना चाहिए। सुरैया समझ चुकी थी कि अब इसके दिल में केवल ईर्ष्या है, अपनत्व नहीं रह गया है। ये दूरियां और मन मुटाव उसके लिए असह्य हो गया। अनीक के पास जा शांत स्वर में बोली, इस तरह जिंदगी से क्या फायदा। हम दोनों के लिए जिंदगी
भार हो गई है। तुम ठीक क्यों नहीं रहती? सब कसूर उस पर थोपते हुए कहा। तुम मानते हो सब कसूर मेरा है? कोई बात नहीं, मान लेती हूँ। क्या तुम पिछली बातें भूल जाओगे? आपने उसे अपने घर से निकाल दिया, मुझे भी निकाल देते। वह धीरे धीरे बोल रही थी। मेरे 2 हिस्से कर देते, मुझे बांट लेते। तुम तो मुझे इंसान नहीं, वस्तु ही तो समझते रहे हो। तुमने मुझे समझने की कभी कोशिश की होती? अपने आंसू पोंछते हुए सुरैया बोली। तुम तो केवल नर और मादा का रिश्ता रखने वाले। मैं इंसान हूँ। तुम्हारे दिल में थोड़ी दया होती और मुझे तसल्ली के 2 शब्द कहे होते, मैं सब कुछ भूल जाती। मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा लेती। पर तुम तो मुझे अपराधी मानते हो। मेरा अपराध कहाँ है? सुरैया की आवाज में धीरे धीरे क्रोध आने लगा। मैं मन से कभी उसे याद नहीं रखना चाहती थी, पर तुम मुझे रोज रोज उसका नाम लेकर, ताने देकर उसे याद करने पर जबरदस्ती मजबूर कर देते हो। उसे याद करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने! वह क्रोध से चीख उठी, फपक फपक कर रोने लगी। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मेरे मन पर क्या क्या गुजर रही है। तुम अपनी गलतियों और उन कड़ियों को समझ पाते जिनसे मैं जुड़ी हूँ। काश मैं बता पाती कि इस तरह नहीं रह सकती, न उसके पास न तुम्हारे पास। मेरे भाग्य ने छल किया है। मैं कहाँ जाऊं? ओह, किसी एक के साथ रहूंगी तो दूसरा याद आएगा। क्या यह झेलना मेरे बस की बात है? मैं क्या करूं? उसके दिमाग में घर की, बच्चों की चिंता उथल पुथल मचाई थी। पारिवारिक झगड़ा अब मन पर भारी पत्थर की तरह रखा हुआ लग रहा था। उसे रोता देख अनीक को क्रोध आ गया। सुरैया को धक्का देते हुए क्रोध से बोला, चली जाओ, तुम उसके पास चली जाओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। अगर मैं उसके पास रहूंगी तो तुम्हारी याद में डूबी रहूंगी। तुम्हारे पास रहने पर उसकी याद में। मैं इस तरह नहीं रह सकती, न तुम्हारे पास न उसके पास। वह उठ खड़ी हुई। घाव तभी भरते हैं जब उन्हें बार बार कुरेदा ना जाए। यह थी डॉक्टर ज़ीबा रशीद द्वारा लिखी कहानी खारी झील। उनकी यह कहानी 1999 में प्रकाशित हुई थी। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह रोचक, रोमांचक, मार्मिक कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफर में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।